अंबेडकर नामा सुनने वाले सभी श्रोताओं को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस और नए साल की हार्दिक बधाई। उम्मीद करती हूं कि नया साल आपके आजाद ख्यालों का दस्तकनामा साबित हो। चलिए अब टेक्स्ट पर लौटते हैं। राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि तनु जो है रबन बी की मासूमियत पर हंसने लगता है कि रबन बी उसे अभी तक भी छोटा बच्चा ही समझती है, तभी तो ताज़ा तरीन लतीफिनी के साथ उसे अकेला छोड़ गई और धार्मिक आयोजन का इस तरह वे फायदा उठाता है। अब हम यहां से चर्चा को आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। एपिसोड हमने खत्म किया था कि लखना चमार जो है वो आंगन बुहार रहा है और मासूम जो है मजलिस खत्म होने के बाद अपने तनु भाई को उठाने आता है। चलिए। हाय लीजिए, मासूम ने कहा। हुआ कि मजलिस खत्म हो गई और अब वहीं लेटे ही हैं। तू नौहा पढ़ रही हो? तनु ने पूछा। जी हाँ, मासूम ने गुरूर से कहा। मोहम्मद शाह, अबुल कासिम शाह और मशरूम नौहा पढ़ना छोड़ दिहिन का? उसने पूछा। अरे वो लोग का पढ़ी हैं? मासूम ने हकारत से कहा। उभे सब पुरानी धुनें अभी तक घसीट रहे हैं। हम तब बाजी से मार सब लखनऊ की धुन याद किया है साहब। अच्छा, ये गड़ाप से उठकर बैठ गया। अबुल कासिम शाह गोदाम पर मश्क करवाते हैं ना, और उनका कामे का है। वो तो गए रहे जंग पर। अच्छा ये तनु भाई। वह तनु के पास बैठ गया। का हवाई जहाज से नीचे का आदमी दिखाते हैं? तनु हंस पड़ा। अबुल कासिम शाह कहते रहे का? हाँ, मासूम बोला। कहते रहे कि जब ऊ एक मर्तबा गंगौली पर से गुजरे तो देखे कि खुर्शीद दादी लोटा लिए पखाने जा रहे हैं और मौलवी बेदार गढ़ही में मुंह धो रहे हैं। तभी लड़कों ने बाकायदा मातम शुरू कर दिया और फिर दो लड़के झगड़ पड़े। झोटा फुटोवल हो गया। तनु ने लपक कर उन दोनों को अलग किया। मासूम ने इस बीच उसका बिस्तर लपेट कर मिंबर के पीछे बिस्तरों के अंबार पर रख दिया। ए मासूम भैया, जनाजे खाने से लतीफनी ने झांक कर मासूम को पुकारा। तनु भैया जागे के ना? जाग गए तो कह दीजिए कि नाश्ता कर लें, आते हैं, तनु बोला। लतीफनी दरवाजे से हट गई, मगर वह अंदर नहीं गई। वह इस नीम तारीख गलियारे में दीवार से टिक कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी और तनु का इंतजार करने लगी और ये दुआ मांगने लगी कि तनु अकेला ही आए। जाहिर है कि उसका तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि अल्लाह मियाँ ने उसकी दुआएं गुनाह कबूल कर ली हो, लेकिन तनु इस गलियारे में अकेला ही दाखिल हुआ। चलिए, नाश्ता लग गया है, लतीफनी ने सरगोशी की, मगर तनु उसे नजरअंदाज करके गोरी बी के आंगन में दाखिल हो गया। पाखाने के दरवाजे पर लगा हुआ शरीफा का दरख्त शरीफों से लदा हुआ था। एक शरीफा तोड़कर हाथों में जादू की गेंद की तरह उछालता हुआ वह सदर मकान में चला गया। आदाब, उसने अकबरी बी को सलाम किया। जीते रहो, खुश रहो, अकबरी बी ने कहा। तनु उसी पलंग पर लेट गया जिस पर अकबरी बी बैठी हुई थी। सर्दी गजब की थी। उसने पांती पड़ी हुई दुलाई ओढ़ ली और करवट लेकर पलंग की पट्टी के पास रखी हुई मिट्टी की नौरसी पर हाथ सेकने लगा जिसमें लकड़ी के कोयले दहक रहे थे। दीजिए हमारी दुलाई, सर्दी से बदन चुराती हुई सईदा ने आकर तनु से कहा। तनु ने उसकी आवाज पर गर्दन मोड़ी। सईदा बड़ी खूबसूरत निकल आई थी। गोरा चिट्टा रंग, छोटी छोटी निहायत सफेद दांत, लंबी गर्दन, सियाह बाल, सियाह आंखें, तराशा हुआ मरमरी जिस्म। वह मुस्कुरा दिया। सईदा ने दुलाई छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने दुलाई को अपने गर्द लपेट लिया। अरे दे दे, अकबरी बी ने कहा। ओके, सर्दी लग रही। ना देंगे, तनु ने कहा। सईदा ने दोनों हाथों से उसके बाल भर लिए। वह तिलमिलाकर चीख उठा। मतलब जैसे कि बाल खींचने के लिए हम लोग एकदम से किसी के बाल नहीं पकड़ लेते, वही जिक्र है। तू सठिया गई हो सईदा, अग्गू मियाँ की बीवी आ गई। छोड़ा हो के बाल, हमरी दुलाई ना दे रहे। सईदा मिमी आई। ना दे रहे तो ना दियो, उसकी माँ ने कहा। दूसरी ओढ़ लियो। ई खुद काहे नहीं दूसरी ओढ़ लेते? तू ताईसा लड़ रही के तल्ले ऊपर के भाई बहन का लड़ी हैं। अच्छा, तनु ने दांत पीस कर कहा। तेरे लिए एक मोटा सा काला भुजंग मियाँ तलाश करूंगा? शर्म तना आ रही कि साथ की मुहर्रम में बिहा की बात करते हैं? सईदा ने तुनक कर कहा। और जब उसे यकलख्त ये ख्याल आया कि तनु खुद उसी की शादी की बात कर रहा है तो वे शर्मा गई। तनु खिलखिला कर हंस पड़ा। ना बेटा, आज हंसने का दिन ना है। अग्गू मियाँ की बीवी भी उसी पलंग पर बैठी। ई आज की गर्मी ता ऐसा लग रही बाजी की का दिए ना दिए, निखौंदी हवा ते हड्डी में घुसी जा रही। उन्होंने तकरीबन दुलाई का घूंघट निकाल लिया।
जाओ नाश्ता कर लो, अकबरी बी ने कहा। फिर वह लतीफनी पर बिगड़ने लगी। दिमाग ढही अखियां बिल्कुल फूट गई हैं का? केतलिया को ढक दे। लतीफी ने जल्दी से केतली पर तो टीकोजी चढ़ा दी। चल चाय पी, तनु ने सईदा से कहा। ना पियेंगे, सईदा ने कहा। दादी आपके लिए चाय बनाऊं? दादी आपके लिए चाय बनाऊं? तनु ने सईदा की अम्मा से पूछा। चाइयो मुंह में गर्मी ना रह गई बेटा, उन्होंने कहा। ऐसा ही पाला पढ़ी त आज का गश्त कैसे उठी है? तू नंगे पांव मत जाइयो, अकबरी बी ने तन्नू से कहा। वह तख्त पर बैठकर नाश्ता करने लगा। घी नमक की खस्ता टिक्कियों के साथ अंडे की खोगीना उसे बहुत अजीब लगा। पहला लुकमा खाने के बाद उसने फिर सईदा की तरफ देखा, जो दरवाजे से टिकी हुई किसी नोहे की धुन बनाने की कोशिश कर रही थी। उसका दुपट्टा ढलक गया था। वह हौले हौले मातम करती और गुनगुनाती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि आखिर वह इस कदर खुश क्यों है। उसे ये नहीं मालूम था कि तनु के जाने के बाद वह उदास हो गई थी। यह बात उसे इसलिए नहीं मालूम थी कि 10 बरस की बच्चियों को उदासी की वजह मालूम नहीं हुआ करती। उसके बक्स में तनु की एक तस्वीर थी। मूनिस मानुस मद्दू शम्मू गग्गे किसी की तस्वीर नहीं थी, मगर तनु की तस्वीर थी। यह तस्वीर उसके बक्स में बिछे हुए अखबार के तह में रखी रखी अलीगढ़ भी गई थी। गलती से नहीं, उसने जानबूझकर रखी थी और अखबार की तह में इसलिए रखी थी कि उसका बक्स उसकी अम्मा ठीक करने वाली थी और न मालूम क्यों वह ये नहीं चाहती थी कि कोई भी उस तस्वीर को देखे। उसे ये नहीं मालूम था कि वह ऐसा क्यों करना चाहती है। उसने अलीगढ़ में एक बार भी उस तस्वीर को अखबार की तह से निकाल कर नहीं देखा था, मगर जब वह किसी काम से अपना बक्स खोलती तो जैसे बिना अखबार उठाए उस तस्वीर को देख लेती और पल भर के लिए खो जाती। तन्नू भाई क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, जल्दी से आ जाएं, उनकी शादी हो, ढेर सारी नेग ली जाए। तन्नू की शादी की बात सोचकर वह कभी खुश नहीं हुआ करती थी, मगर वह उसकी शादी के बारे में सोचती जरूर थी, क्योंकि अशराफ की लड़कियों को शायद अपनी शादी के बारे में सोचने में शर्म आती है, मगर अपनी सहेलियों से वे तनु भाई की बातें इस कदर किया करती थी कि वहीदियों की लड़कियां उसे तनु भाई पुकारने लगी थी। और अब वही तनु सामने बैठा नाश्ते कर रहा था और उसकी गहरी भूरी आंखों में अब भी वही शरीर मुस्कुराहट थी। चुनाचे उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि तनु 6 साल बाद आया है। का भाई, अब नाश्ता कर रही हो? सकीना आ गई। आदाब, उसने आदाब किया। चाय पीजिए, यहाँ आओ मेरे पास, वह सईदा से मुखातिब हुई। नहीं आते, सईदा ने कहा। ए धिया, तुम बिल्कुल सठिया गई हो का? उसकी माँ बिगड़ी, काहे ना जाइत। वह जाकर उसके पास बैठ गई। उसके ताजा शादाब बदन की भीनी भीनी खुशबू अंडे और टिक्कियों की खुशबू में मिल गई। तनु ने एक लुकमे को चबाते चबाते उसकी तरफ देखा। उसकी मखरूती उंगलियां चौकी के फर्श पर अनदेखी लकीरें खींच रही थीं। इसकी बड़ी बड़ी आंखें लंबी पलकों के बोझ से झुकी हुई थीं। उसके दाहिने नथने से नीम का एक सूखा हुआ तनिका झांक रहा था। पतली पतली सुडौल कलाइयां नंगी थीं और उसका स्याह दुपट्टा कोहनियों पर झूल आया था। दादी, इसकी शादी किसी कुचड़ी आंखों वाली से कीजिएगा, उसने सईदा की अम्मा से कहा। ए भैया, ऊ काहे को? वह मुस्कुराई। इसकी ये 4 आंखें काफी हैं, आपकी आंखें का हमसे छोटी हैं। मतलब आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी, इसलिए उसकी आंखों को लेकर टिप्पणी की जा रही है। सईदा ने तुनक कर कहा। तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी आंखें की जरूरत का पड़ गई री बहनी? उसने पूछा। अच्छा, नजर मत लगाओ, अकबरी बी ने डांटा। हमें भूख लगी है। मासूम ने ठिनकने की आवाज आई। ए भाई, ये लड़का ते हमें बिल्कुल आजिज कर दिहिस है, सल्लन ने कहा। अब ही हलक तक ठूस के गया रहा तका अब तोरे हुक्म से लड़कन को भूखे ना लगे, अकबरी बी ने कहा। मासूम उनसे लिपट गया। वह उसके बालों से खेलने लगी। बहुत भूख लगी है का? हाँ, चल मैं तोरे वास्ते 2 पिंडी रखे हैं। वह अकबरी बी के साथ कोठरी में चला गया और वहां से मूंग की 2 पिंडियां लेकर निकला। सल्लन बड़बड़ाने लगा कि दद्दा ने इसे लाड प्यार में मासूम को खराब किया है। वह बड़बड़ाती हुई बावर्ची खाने में चली गई और लतीफिनी को डांटने लगी। हम 6 बरस के बाद आए तो हमारे वास्ते पीढ़ी न निकली, तन्नू ने हंसकर शिकायत की, और मासूम के वास्ते झट से निकल आई। बड़े आए पीढ़ी खाने आए वाले, चलिए मजलिस चलिए, मासूम ने तन्नू से कहा। हमें भी पीढ़ी दीजिए, मद्दू ने कहा। ए भाई,
तोरा निखौंदा पेट है कि भाड़, अब वहीं तो नाश्ता करके गए हो? अकबरी बी ने कहा। नाश्ता करके तो मासूम भी गए हो। सल्लन ने टुकड़ा लगाया। ई कोनो दाज की बात ना है। ओके दाज में कोई 5 बरस बीमार भी तो ना पड़ता। अकबरी भी हथे से उखड़ गई। त्यों लोग जली थी उससे। और क्या सौतेला है ना, सल्लन ने कहा। तनु मासूम के साथ बाहर चला गया। मजलिस के बाद बुजुर्गों का अखाड़ा जम गया। ये अखाड़े में क्या क्या बातें हुई, इस पर जरा आप गौर कीजिए। मजलिस के बाद बुजुर्गों का अखाड़ा जम गया। मुस्लिम लीग, कांग्रेस, पाकिस्तान, कुरान, हदीस, गांधी जी की तकरीर। तनु को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब्बास ने उसे कई बार गुफ्तगू में शरीक के लिए कहा, मगर वह हर बार टाल गया। अब्बास को बुजुर्गों की मजलिस में बैठने और गुफ्तगू में हिस्सा लेने का हक मिल गया था। वह बच्चा तो था नहीं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। सियासी मामले में उसकी वाकफियत भी सबसे ज्यादा थी। वह कायदे आजम से मिल चुका था, लियाकत अली खां के साथ बैठकर खाना खा चुका था, सर सुल्तान के साथ दौरा कर चुका था और चौधरी खलीकुज्जमा का कहना था कि उससे बेहतर मुकर्रिर हिंदुस्तान में 2-4 ही होंगे। उर्दू के कई अखबारों में उसकी तस्वीरें छप चुकी थी। अब्बास की तकरीरों को अंग्रेजी अखबारों में छपती हैं। हम्माद मियाँ इस जुमले की नंगी तलवार लिए हर वक्त तैयार रहते थे। हम्माद मियाँ के बड़े बेटे अब्बास थे। इन्होंने सुन्नी मुसलमान की बेटी से शादी की थी और इनका दूसरा बेटा मिगदाद, जिसने सैफुनिया से शादी कर ली थी, जो उन्हीं की अपनी बेटी थी, नाजायज औलाद थी। जहां गांव या बिरादरी के किसी लड़के या बड़े की तारीफ हुई और वहीं हम्माद मियाँ ने घुमाकर हाथ मारा और किस्सा पाक। ये ठीक है कि हकीम अली कबीर का लड़का सद्दन डिप्टी सईदुल हसन जैदी हो चुका है। यह भी ठीक है कि मुनिस की अक्ल के चर्चे हैं। यह भी ठीक है कि शब्बर मियाँ और बशीर मियाँ और वजीर मियाँ और अग्गू मियाँ के वकालत की और रुपया कमाया। यह भी ठीक है कि शबू मियाँ मरहूम का लड़का तन्नू मेजर तनवीरुल हसन हो गया है, मगर इनमें से किसी की तस्वीर अखबार में छपी? इनमें से किसी की तकरीर सुनने के लिए हजारों का मजमा इकट्ठा हुआ? डिप्टी हो जाना और बात है। चुनाचे उन्होंने यह भी भुला दिया कि अब्बास ने एक सुन्नी लड़की से शादी कर ली है और वह उसे इसलिए घर नहीं लाता कि वह मुहर्रम में चूड़ियां नहीं बढ़ा सकती। वैसे हम्माद मियाँ ने सुना है कि अब पढ़ी लिखी लड़कियां चूड़ियां पहनती ही नहीं। उन्होंने तय कर लिया है कि अब की जो शहीदे सालिस की सालाना मजलिस में शरीक होने गए तो आगरा जाएंगे तो अलीगढ़ जाकर बहू को देखेंगे। तो यहाँ पर शहीदे सालिस को नीचे फुटनोट में दिया हुआ है, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। आगरे में इनकी समाधि है। इन्हें जहांगीर ने कत्ल करवाया था। सुन्नी शिया क्या होता है? असल चीज तो यह है कि खुदा, उसके रसूल और उनकी किताब पर ईमान हो। मिगदाद हरामजादे ने सैफुनिया से निकाह ना किया होता तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती। मेहरूनिया के मरने के बाद उन्होंने इत्मीनान का एक सांस लिया था कि चलो ऊके साथ एक बड़ा राज दफन हो गया। काश मिगदाद ने सैफुनिया को रख लिया होता, मगर उस बेईमान ने तो निकाह किया और खुदा समझे इस मौलवी बेदार से, जिसने निकाह पढ़ भी दिया, मौलवी बनता है कमबख्त। तो ये सारी बातें हमने उपन्यास में पिछले 2 एपिसोड्स में जानी कि क्या क्या सारी चीजें हुई थी, और पिछला चैप्टर जो था वो पूरा इसी पर था। 10 बीघा खेती गई सो अलग। मिगदाद के अलग हो जाने से जो जिल्लत हुई वह तो हुई ही, सबसे ज्यादा घपला ये हुआ कि हम्माद मियाँ का हाथ कट गया। अब उन्हें खुद खेतों का चक्कर लगाना पड़ता था। बुआई कटाई के वक्त निगरानी करनी पड़ती थी। वह तो कहिए कि गया अहीर मौजूद था, वरना हम्माद मियाँ तो बिल्कुल ही बेदस्तो पा हो गए थे। ये दिन बड़े मनहूस निकले। बस एक काम अच्छा हुआ, उम्मे हबीबा और सुगरा की शादी हो गई दरभंगा के एक दागी सैयद खानदान में। तो दागी सैयद कौन है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हम्माद मियाँ खुद एक दागी सैयद हैं। हालांकि वे मन को बहलाने के लिए इस बात को बोल देते हैं कि खानदान माँ से थोड़ी चलता है, खानदान तो पिता से चलता है, लेकिन फिर भी अपने दाग को धोने की जबरदस्त कोशिश उनकी लगी रहती है। हम्माद मियाँ ने तो सोचा था कि दरभंगा से गंगौली ये बताने कौन आएगा कि समधियाने का खानदान कैसा है। दरभंगा वालों ने भी यही सोचा था। चुनाचे दरभंगा में ये मशहूर किया गया कि राजा सैयद मुनीर हसन के खानदान की लड़कियां हैं, और गंगौली में ये मशहूर किया गया कि नवाब सैयद जुल्फिकार अली
के खानदान के लड़के हैं, सैयद बदरुल हसन रिजवी और सैयद जियाउल हसन रिजवी। मगर मौलवी बेदार को हिंदुस्तान भर के सैयदों के नस्बाने जबानी याद थे। चुनाचे जब बारात आई और निकाह के बाद सेहरा पड़ा गया और हस्बे दस्तूर सेहरे में कुछ शोक अशआर भी पड़े गए, तो गंगौली वालों ने मौलवी बेदार का गला दबाया कि जवाब दो। तो जैसे हमारे यहाँ पर पंडित जी को सबका पता होता है, क्योंकि पूरे धर्म का ठेका यही लोग उठा के रखते हैं, उसी तरीके से मौलवी साहब हैं। मौलाना ने तुरंत एक शेर मौजू किया और उसमें दरभंगियों को भंगियों नज्म किया, और ऐसे के तकली करते वक्त दर अलग हो जाए और भंगियों अलग। बात यह है कि बदरुल हसन और जियाउल हसन की दादी महत रानी थी, और यहां से हम्माद मियाँ की माँ भी जो थी वो जुलाहिन थी। तो दोनों खानदान दागी थे और दोनों ये समझ रहे थे कि किसी तरीके से अपने दाग धुल जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि मौलवी वही रोल प्ले करते हैं जैसे हिंदू धर्म में पंडित जी, जिन्हें सब कुछ पता होता है, घर घर की कहानी पता होती है। चुनाचे ये बात समधियाने वालों के दिल में तराजू हो गई कि वहां से एक नस्साब ने हम्माद मियाँ के नवाब अवध और इंशा अल्लाह खां इंशा का अजनब वाला वाक्या सुना दिया। इंशा अल्लाह खां इंशा, ये नाम मैं बहुत अरसे बाद सुन रही हूँ। एमए करने के दौरान जब आधुनिक गद्य साहित्य पढ़ते हैं और उसमें हिंदी कहानियों का जिक्र आता है, तो उसमें सबसे पहली कहानी रानी केतकी की कथा इंशा अल्लाह खां इंशा की ही मानी गई है, और इंशा अल्लाह खां इंशा को जो है आधुनिक हिंदी कहानियों का सबसे पहला कथाकार माना गया है। उर्दू के भी हो सकते हैं, लेकिन हिंदी लिटरेचर में मैंने यही पढ़ा है, आधुनिक गद्य शैली में। और बात बराबर हो गई, लेकिन जाहिर है कि अदल बदल से रिश्ते पर कोई फर्क नहीं आया। इसलिए हम्माद मियाँ उम्मे हबीबा और सुगरा की शादी से मुतमुईन थे, और अब तो दोनों के यहाँ माशाल्लाह से एक बच्चा भी हो चुका था, और हबीबा का बच्चा इस वक्त उनकी गोद में पेशाब कर रहा था। तो आज का एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं। जानने समझने को इसमें बहुत सारा कुछ है, किस तरह खानदान चलते हैं, किस तरह उन्हें दागी माना जाता है, किस तरह लोग रखनियां रखते हैं, इन सब चीजों का जिक्र जो है जगह जगह पर इस उपन्यास में आता रहा है। तो आज का एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। इसमें जानने समझने को बहुत सारा कुछ है। अपने समाज के अलावा अन्य समाजों के बारे में जानने की जिन्हें दिलचस्पी है, उनके लिए तो बहुत कुछ है इस उपन्यास में। सोच विचार का सिलसिला टूटने ना पाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।